ठीक है गाइज, आज हम लोग रिज्यूम करेंगे चैप्टर 9। ठीक है, टाइटल आपको दिख ही रहा होगा सब्जेक्ट का। तो आज का हमारा टाइटल रहेगा न्यू फंड ऑफर। जैसे हम लोगों ने बीच में डिस्कस किया था कि अपने जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, या कोई प्रोजेक्ट आया होता है किसी कंपनी के पास, या कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वैसे इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जब कंपनी कोई भी फंड रेज करती है, तो उस फंड को रेज करने के लिए जो वो ऑफर रेज करती है उसको हम बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। यानी न्यू फंड का मतलब सिंपल समझ में आ रहा है, कोई नया फंड ऑफर करने का मतलब यहाँ सिंपल होता है कि जैसे कोई भी कंपनी क्लाइंट्स को ऑफर कर रही है, कोई भी कंपनी जो है जब वो ऑफर लॉन्च करेगी तो उसके जो मेन कस्टमर होगा, जो मेन इन्वेस्टर होगा, वो उसके कस्टमर होंगे, यूनिट होल्डर्स जो परचेज करेंगे। तो अपने कस्टमर को जो भी ऑफरिंग, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी ऑफरिंग देती है उसी को हम बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। ठीक है, जो स्टार्टिंग में देती है। अब ये क्या है, देखो जहाँ सीधा लिखा हुआ है एनएफओ में डेफिनेशन में दिया है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ अ न्यू स्कीम टू द इन्वेस्टर्स लॉन्च बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। यानी देखो, जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी स्कीम क्रिएट करेगी, तो जब भी उसको फर्स्ट टाइम लॉन्च करेगी, समझ में आ रहा है? यानी आज उसने कोई स्कीम करी, मान लो उसने एक स्कीम बनाई ब्लू चिप टॉप 200। ठीक है, अब उसने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इसमें पैसा अरेंज कर दिया कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। तो कभी ना कभी तो लॉन्च करेगा ना मार्केट में। तो जिस दिन भी वो लॉन्च करेगा उसको हम सीधा बोल देते हैं एनएफओ, यानी न्यू फंड ऑफर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा समझ लो, जब भी कोई स्कीम क्रिएट होती है, कोई भी एएमसी जब स्कीम को क्रिएट करेगी, तो उसे जब भी वो स्कीम को फर्स्ट टाइम लॉन्च करेगी मार्केट में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। अब सबसे पहली चीज होती है, देखो जब भी कोई एनएफओ लॉन्च होता है तो उसकी एक ओपन डेट भी होती है, क्लोज डेट भी होती है। ठीक है, तो ओपन डेट से सिंपल समझ में आ रहा है कि द डेट ऑन विच एनएफओ इज लाइक इज गेट लॉन्च्ड, या फिर आप कह सकते हो कि जिस डेट से कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं एनएफओ में, दिस इज कॉल्ड द ओपन डेट। एंड दिस इज द डेडलाइन, लाइक बाय विच डेट, यानी कब तक कोई भी इन्वेस्टर किसी एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकता है, तो टिल क्लोज डेट। यानी एक बार डेट क्लोज हो गई तो वो उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप कई बार किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई करते हो, कोई जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां लिखा होता है स्टार्ट और एंड डेट, यानी कब से आप अप्लाई कर सकते हो और कब तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इसमें हो जाता है स्कीम रीओपन डेट, यानी कोई स्कीम ऐसी जो क्लोज होने के बाद रीओपन होने वाली है फॉर रीपर्चेज, तो वो डेट। क्लियर है? क्लियर है गाइस? वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, जरूरी नहीं है हर स्कीम मतलब हर स्कीम जो है वो आपको रीओपनिंग दे, बट जब जो भी स्कीम होंगी अगर उसमें कोई रीओपन डेट होगी तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक कंडीशन, मतलब एक अलग से डिस्क्लेमर, या आप समझ लो एक अलग से नोट दिया हुआ है, क्लोज एंडेड स्कीम्स हैव एनएफओ ओपन डेट एंड एनएफओ क्लोज डेट। ध्यान रखना, कोई भी स्कीम जो क्लोज एंडेड होगी, क्लोज एंडेड मैंने क्या बताया था कि जिसमें इन्वेस्टर आता है तो अपनी मर्जी से एंट्री अपनी मर्जी से करता है, जब चाहे वो एंट्री कर सकता है, पर एग्जिट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल बोले तो ईएलएसएस फंड, कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, और परसों भी डिस्कस किया था कि ईएलएसएस कौन से होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये इस तरह के प्लान होते हैं कि जिसमें एंट्री रेट तो होती है पर एग्जिट, यानी ये क्लोज एंडेड फंड होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उससे पहले आप इन्हें क्लोज नहीं कर सकते, इन्हें आप अपना सेल नहीं कर सकते, वाइंड अप नहीं कर सकते। क्लियर है? तो क्लोज एंडेड फंड कोई भी होगा तो उसमें ओपन डेट होगी और क्लोज डेट होगी ही होगी। क्लियर है? कोई भी क्लोज एंडेड फंड होगा तो उसमें ओपन डेट और क्लोज डेट होगी ही होगी। अगर कोई ओपन एंडेड फंड है तो क्या उसमें क्लोज डेट होगी? बोलो। बोलो गाइज, अगर कोई भी ओपन एंडेड फंड है, ठीक है, जिसमें आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, तो उसमें क्लोज डेट कहां से होगी आपके हिसाब से? क्यों? क्यों नहीं होगी? सोचो।
क्लोज डेट क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ओपन एंडेड है, एंड ही ओपन है उसका। समझ में आ रहा है? आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। तो ऐसा फंड, ठीक है, जिसमें आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी एंड उसको एंड कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, तो वो हमेशा ओपन एंडेड फंड होते हैं। और ओपन एंडेड फंड में कभी भी क्लोज डेट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है गाइस? हाँ, मान लो फ्यूचर में स्कीम परमानेंटली वाइंड अप हो रही है, या उसका मर्जर हो रहा है, तो वो चीज अलग है। बाकी इस तरीके से आप समझो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है, अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनएफओ में काम कैसे होता है, या एनएफओ अलग से कोई स्कीम करता है, या कुछ ऐसा होता है। कुछ नहीं, जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वैसे ही आप एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी नॉर्मल स्कीम में, वैसे ही आप एनएफओ में करते हो। कुछ चीजें आइडेंटिकल हो जाती हैं इसमें, बट बाकी सब कुछ प्रोसेस सारा सारा सेम रहता है। तो भी हम पढ़ लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो एनएफओ, ठीक है, प्राइस और अब यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने बताया हुआ है इसके बारे में कि प्राइस इज द प्राइस पर यूनिट दैट इन्वेस्टर हैव टू पे टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग एनएफओ। क्या समझ में आया? इसमें जो प्राइस होती है, ये वो प्राइस है जो एक इन्वेस्टर को पे करनी है पर यूनिट के हिसाब से किसी भी एनएफओ को परचेज करने के लिए। यानी अगर कोई एनएफओ आपसे पूछ रहा है कि एनएफओ का प्राइस क्या है, एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे पूछ रहा है कि कोई नया एनएफओ है, आपने बताया हाँ ये एनएफओ है, फिर आप बोलोगे उसकी ओपनिंग प्राइस क्या है या ऑफर प्राइस क्या है। तो ऑफर प्राइस का मतलब ये हो गया कि जिस प्राइस पे एनएफओ लॉन्च हो रहा है मार्केट में, जिस प्राइस पे उसे परचेज किया जाएगा, ठीक है, या रिडीम किया जाएगा या स्विच किया जाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, ऑफर प्राइस, एनएफओ ऑफर प्राइस। समझ में आया? अब उसके बाद कुछ ऑनगोइंग परचेज होते हैं, रिडम्पशंस होते हैं, स्विच होते हैं, ठीक है, बाय द इन्वेस्टर, ठीक है, परचेज और रिसीव ऑफ रिडीम, परचेज और रिसीव्स, रिडम्पशंस और स्विच। ठीक है, यानी ये जो एनएफओ का प्राइस होता है, इसी प्राइस के बिहाफ पे फर्दर जाके या तो परचेज होगा, रिडम्पशन होगा, स्विच होगा इन्वेस्टर का एक स्कीम से दूसरी स्कीम में। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, ये यूनिट प्राइसिंग के बेस पे होता है। इतना तो क्लियर हो रहा है ना कि अगर आपको एनएफओ न्यू फंड ऑफर बोला जा रहा है, तो ऑफर मतलब क्या ऑफर कर रहे हैं, तो उस टाइम ऑफरिंग में आपके पास जो भी प्राइस होगी पर यूनिट, यानी एक यूनिट को परचेस करने का जो प्राइस होगा वो एनएफओ प्राइस होगा। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, एक सेबी की गाइडलाइंस है, ठीक है, एनएफओ अदर देन ईएलएसएस कैन रिमेन ओपन फॉर मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। यानी कोई भी एनएफओ आएगा ईएलएसएस के अलावा, किसके अलावा गाइस, किसके अलावा? ईएलएसएस के अलावा कोई भी एनएफओ आएगा तो वो मैक्सिमम 15 डेज के लिए ही ओपन रहेगा। क्यों? ईएलएसएस में 15 डेज से ज्यादा क्यों दे रहे हैं, सोचो। बोलो गाइस, कोई भी एनएफओ आएगा वो 15 दिन के लिए ही ओपन होता है, ठीक है, 15 दिन में परचेजिंग हो जाती है। ईएलएसएस ऐसा है जो 15 दिन के बाद भी ओपन रहता है। क्यों? बोलो गाइस, कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ईएलएसएस में कितने टाइम के लिए फंड रहता है, मिनिमम कितना रहेगा आपका? बोलो गाइस, ऐसी स्कीम जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है उसे मिनिमम कितने साल के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं? प्रेम, तो 3 इयर्स है ना। तो ईएलएसएस में पहले से ही अपने को पता है कि 3 साल के लिए लॉक इन है। क्लियर है? ईएलएसएस में अपने को पहले से ही पता है कि 3 साल से पहले बंदा पैसा नहीं निकाल सकता, इसीलिए हम से 15 डेज के बाद भी एक्सीड कर लेते हैं। पर बाकी जो फंड है उसमें हमें नहीं पता क्लाइंट कब पैसा निकालना चाहेगा, इसलिए हमें उसमें क्लोज डेट मैंडेटरी करनी पड़ेगी, ताकि सारे इन्वेस्टर एक साथ इन्वेस्ट करें और एक साथ उन्हें मैच्योरिटी मिल जाए। मान लो अगर आज कोई स्कीम लॉन्च होती है, आज है मान लेते हैं 1 अक्टूबर, ठीक है 22,
तो ये किस तरह होगा, 15 दिन के लिए ओपन रहेगा, ताकि 15 दिन में मान लो अगर यहाँ पे 100 कस्टमर भी आते हैं, तो जब ये स्कीम क्लोज होगी तो ये 100 के 100 कस्टमर को एक साथ पैसा दिया जा सके। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो इसीलिए एनएफओ जो होते हैं वो 15 दिन में बंद कर दिए जाते हैं। ईएलएसएस को हम इसलिए बंद नहीं करते 15 डेज तक भी, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड हमें फिक्स पहले से पता है कि 3 साल से पहले तो निकलेगा ही नहीं पैसा। क्लियर है? गाइस बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अलॉटमेंट ऑफ यूनिट और रिफंड ऑफ मनी एज द केस मे बी शुड बी डन विद इन 5 बिजनेस डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ स्कीम। अब देखो मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है कि जब एनएफओ आता है, ठीक है, या आईपीओ आता है, अब एग्जांपल के लिए समझना, तो उस टाइम पे क्या होता है, काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम हो जाता है। यानी आप अप्लाई तो करोगे, आपके पैसे बुक भी होंगे, समझना, आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आपका पैसा बुक भी होगा, बट ये गारंटी नहीं कि कितने लोगों का अलॉटमेंट होगा। हो सकता है मार्केट में अवेलेबल हो 100 यूनिट और परचेजर हो 1000, तो कैसे बांटोगे आप? बोलो। आपके पास 100 यूनिट्स हैं और मार्केट में 1000 इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए, 1000 लोग हैं, तो कैसे बांटोगे? 1000 डिवाइडेड पे कैसे करोगे? 100 यूनिट 1000 लोगों में बांट सकते हो तुम? एक आदमी को एक यूनिट अलाउड होगी ना। तो अगर मैं 1000 में से 100 लोगों को यूनिट अलॉट करूंगा तो कहीं ना कहीं 900 लोग खाली रह जाएंगे ना, ये ब्लैंक रह जाएंगे, इनको नहीं मिलेगा। क्लियर है? देखो इसको ना आप इस तरह समझो, जब भी एनएफओ लॉन्च हो रहा होता है ना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले स्कीम क्रिएट होती है, स्कीम क्रिएट होने के बाद उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है, एएमसी उसका एडवर्टीजमेंट करती है और उसके बाद लोग बुकिंग करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो जितने लोग बुकिंग करते हैं, ठीक है, उन सबका पैसा लियन मार्क हो जाता है उनके अकाउंट में। जैसे क्या होगा कि मान लो आपको पता चला कि एनएफओ लॉन्च होने वाला है, ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल ही दिखा देता हूं उसका। मान लो मेरे को चेक करना है एनएफओ कौन सा आ रहा है अभी, अपकमिंग एनएफओ न्यू फंड ऑफर कौन सा आ रहा है, चेक कर रहे हैं, दिख रही है स्क्रीन? इंटरनेट एक्सप्लोरर दिख रहा है? अब देखो, ये दिख रहा है आपको, आईडीएफसी नाम दिख रहा है, आईडीएफसी निफ्टी 100 लो वॉल्यूम, ये क्या कहते हैं, यहां से अगर आप देखोगे ओपन में, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये दिख रहा है, पहले ओपन नाउ दिख रहा है आप लोग को? ओपन नाउ में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे कौन कौन सी स्कीम ओपन है, आज कौन सी तारीख है, 29। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पुराने से लेकर अभी तक की स्कीम कौन सी दिखा रहा है, आईडीएफसी निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स डायरेक्ट फंड। ठीक है, ये फंड का नाम हो गया, क्लियर है? अब इसकी लॉन्च डेट क्या दिखा रहा है, 15 सितंबर, और क्लोजिंग डेट क्या दिखा रहा है? अच्छा एक चीज सोचो, ये लोग 14 तारीख की स्कीम क्यों नहीं दिखा रहे होंगे? ये स्कीम 15 से स्टार्ट हो रही है ना, इससे पहले भी कोई स्कीम चालू हुई होगी ना 14 तारीख में, 13 तारीख में, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एग्जैक्टली पर कितने दिन का डेट होता है मैक्सिमम?
15। अगर आप 15 सितंबर से 29 सितंबर देखोगे तो 15 डेज का गैप दिख रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स आ रही होती हैं, ये सारी नई स्कीम आ रही हैं, देख रहे हो आप। आदित्य बिरला ने निकाली 2 स्कीम, कोटक ने निकाली एक, मोतीलाल ओसवाल ने एक निकाली, व्हाइट ऑक कैपिटल ने एक निकाली, एडलवाइस ने एक निकाली, आदित्य बिरला सन लाइफ ने एक और स्कीम निकाली, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी, ऑटो इंडेक्स देखो दिख रहा है, ऑटो इंडेक्स डायरेक्ट फंड, समझ में आ रहा है कुछ। यानी ऑटो इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, यानी इंडेक्स में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फंड डायरेक्ट यानी डायरेक्टली उसमें फंड जा रहा है, लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क, दिख रहा है ना। तो हर स्कीम के बारे में दिया हुआ होता है, जैसे ये है, या अगर हम इसमें से देख लेते हैं, इसी को इसको देख लेते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब हमें इसके बारे में डिटेल जाननी है, हमें इसके बारे में डिटेल जाननी है। तो लॉन्च डेट क्या दिखा रहा है, 22 सितंबर, अलॉटमेंट डेट 11 अक्टूबर। अब ये 22 सितंबर को अगर स्टार्ट होगी तो एंड डेट क्या हो जाएगी इसकी, 6 अक्टूबर, दिख रहा है। 22 सितंबर को लॉन्च होगा, तो इसमें अगर हम 15 दिन ऐड करते हैं तो एंड डेट क्या आ जाएगी, 22 के बाद 15 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी गाइस, बोलो। गाइस 22 तारीख के बाद 15 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी, 6 अक्टूबर, यानी क्लोज हो जाएगी ये 6 अक्टूबर को, ठीक है। और 6 अक्टूबर तक जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी इनके पास, उन सबको ये वेरीफाई करेंगे, और जिन जिन एप्लीकेशंस पे अलॉटमेंट होने होंगे उनके अलॉटमेंट 11 अक्टूबर तक हो जाएंगे। यानी 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में कितने दिन का गैप है, 5। सेम चीज अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे क्या लिखा है कि सबसे पहले सेबी गाइडलाइंस क्या है, ईएलएसएस के अलावा हर कोई स्कीम 15 दिन में बंद हो जाएगी। दूसरा, अलॉटमेंट कितने दिन में हो जाएगा, कितने डेज दिखा रहा है, 5 डेज, समझ में आया। ठीक है। अब दूसरा क्या लिखा है, फर्दर ओपन एंडेड स्कीम हैव टू रीओपन फॉर सेल रीपर्चेज विद इन 5 बिजनेस डेज ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। यानी 5 दिन के अंदर उसको अलॉटमेंट करना ही करना है, रीओपन करना ही करना है फॉर रीपर्चेज एंड सेल। अब अगर कोई ओपन एंडेड फंड है, ठीक है, जैसे ओपन एंडेड फंड होगा तो देखो, अब यहां पे जैसे दिखाया हुआ है, ये फंड हम देख रहे थे ना, इसमें लॉन्च डेट है 22 सितंबर, एंड डेट है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर तक इन लोगों को अलॉटमेंट कर देने हैं, 5 दिन के अंदर अंदर। फिर फर्दर अगर हम देखते तो क्या होता है, एक्सपेंसेस रेशियो एनए, यानी इसमें कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं लगने वाला, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी जितने ट्रांजेक्शन होंगे जीएसटी लगेंगे, एग्जिट लोड लगेगा, लिखा हुआ है। स्टैंप ड्यूटी कितनी लग रही है, टोटल जो आपका वैल्यू होगा परचेज का, उसका 0.005%। आपने अगर कितने का भी परचेज किया, टोटल नंबर ऑफ परचेज आपका जितना होगा, और टोटल अमाउंट ऑफ परचेज आपका जितना होगा, उसका 0.005% आपको स्टैंप ड्यूटी देना है। टैक्स बता दिया इन्होंने कि टैक्स का स्लैब किस तरह रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑनवर्ड्स 1000 है, एसआईपी करनी तो 1000 रुपए, ठीक है। अगर आप एसआईपी के रूप में करना चाहते हो तो 1000 रुपए मिनिमम एसआईपी है, यानी हर महीने 1000 रुपए डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है, इससे कम नहीं जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट डेट उसने बता दी, मंथली एसआईपी 17 तारीख से चालू होगी, और नेक्स्ट एसआईपी आएगी आपकी, अगर आप ये अभी ऑप्ट करते हो। अब इस महीने की 17 तारीख तो जा चुकी है, तो बाय डिफॉल्ट अगले महीने की 17 तारीख से आपकी एसआईपी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट मंथ डेबिट होगा, और उसके बाद हर महीने 17 को आपका डेबिट होना चालू हो जाएगा एसआईपी। टोटल एयूएम, ठीक है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने का है, तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो पूरी फिगर दे रखी है आपको, 4,70,00,000, वो सॉरी 4,70,643 का एयूएम है इसका, इतने के एसेट मैनेजमेंट के पास है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, 12 अक्टूबर 1993,
यानी तब से चल रहा है ये। समझ में आ रही है बात गाइस? ठीक है। अब जैसे हम कल बात कर रहे थे, ठीक है, कि रिटर्न्स कितने आते हैं, अगर आप किसी भी एसआईपी को देखोगे या किसी भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखोगे ना, 10-12% तो कोई गिनता ही नहीं एसआईपी में, अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो सेम मैंने आपको प्रैक्टिकली सेम ऐसे ही दिखता है, जब कोई परचेज करता है तो यहीं से परचेज करता है कि मुझे कौन सी स्कीम लेनी है। हर स्कीम के बारे में डिटेल दी हुई होती है, हम उसके हिसाब से पढ़ाई करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितना चांसेस है क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब अपने देख लेंगे एनएफओ लॉन्च कैसे होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट प्लान एंड ऑप्शंस। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके हमारे पास क्या क्या प्लान है और क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, पहला डायरेक्ट प्लान, सबसे फर्स्ट आता है डायरेक्ट प्लान। ठीक है, अंडर डायरेक्ट प्लान एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम डायरेक्टली फ्रॉम एएमसी थ्रू वेबसाइट, लो एक्सपेंसेस रेशियो। अभी देखो डायरेक्ट प्लान क्या होता है, सिंपल सा है, आप एएमसी की वेबसाइट पे जाओ, परचेज करो और खत्म। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये अभी तक हम लोगों ने जो चेक किया, यहाँ पे सारी स्कीम दिखाई गए हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रो है ना, ग्रो, ये एक तरह से एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप परचेज कर सकते हो, पर ये एएमसी की वेबसाइट नहीं है। एएमसी कौन है? जैसे आईडीएफसी, एसबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यानी जब आप इनकी वेबसाइट पे जाके परचेज करते हो, किसकी वेबसाइट पे? एएमसी की वेबसाइट पे, ध्यान रखना। ठीक है, तब आपको उसमें उस चीज को बोला जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज पे करना पड़ेगा? आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज लगेगा? बोलो गाइस। गाइस अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते हो। डिस्ट्रीब्यूटर वो पेमेंट कहाँ करता है? डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए स्कीम कहाँ से परचेज करता है? एएमसी से। अब मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि मैंने पहली बार जब परचेज करा तब मैंने एएमसी में परचेज करा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का मेरा कमीशन लगा। दूसरी बार मैंने सीधा एएमसी की वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली परचेज कर लिया, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन देना है कि नहीं देना है, या डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब रेगुलर प्लान कौन से हो गए? सिंपल सा है, ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट प्लान जितने भी प्लान होते हैं वो रेगुलर प्लान में आते हैं। जैसे ऐसे प्लान जिन्हें परचेज करने के लिए आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर या एडवाइजर को बीच में रखते हो। क्लियर है? यानी जो मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट टाइम किसी आदमी को इन्वेस्टमेंट करना था, ठीक है, तो उसने क्या करा, एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे स्कीम्स बताई, उसने स्कीम सेलेक्ट करी, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो स्कीम उसको सेल कर दी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेगुलर प्लान। क्लियर है? यानी अगर आप कोई प्लान किसी एडवाइजर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो तो रेगुलर प्लान है, और अगर आप डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट पे जाके परचेज कर रहे हो तो वो आपका डायरेक्ट प्लान है। हमेशा ध्यान रखना, रेगुलर प्लान में हाई एक्सपेंस होते हैं और डायरेक्ट प्लान में लो एक्सपेंस होते हैं। रीजन भी कि आप यहाँ डायरेक्टली परचेज कर रहे हो और यहाँ पे आप मीडियम यूज कर रहे हो किसी का, तो जिसको भी आप बीच में यूज करोगे उसका भी तो कमीशन लगेगा ना। क्लियर है? गाइस यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया ना?
अब ध्यान रखना, अब होता है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना कि कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो डिविडेंड पे आउट देती हैं। तो होता क्या है कि अगर किसी भी कंपनी को एक पर्टिकुलर टाइम में कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, या पर्टिकुलर टाइम में वो कोई गेन रेज करते हैं, तो वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब ये बताओ, अगर डिविडेंड बांटा जाएगा तो किसी स्टॉक का एनएवी सेम रहेगा या कम हो जाएगा? आप ऐसा समझो, आज एक स्कीम लॉन्च हुई, इसका एयूएम जो था, ठीक है, वो था 4 CR, ठीक है। 4 CR के एयूएम में मान लेते हैं 100 यूनिट है। कितनी यूनिट है? या 1000 यूनिट है? अब ये बताओ, एक यूनिट कितने की हुई? बोलो। 4 करोड़ के पोर्टफोलियो में, 4 करोड़ के एयूएम में 1000 यूनिट है, तो सिंगल यूनिट कितने की हुई? बोलो गाइज, कैसे निकालेंगे? करो, 4 करोड़ डिवाइड बाई 1000 कितना आता है? या इसको 1000 छोड़ो, 10,000 कर देते हैं, चलो। 4 करोड़ डिवाइड बाई 10,000 कितना होगा गाइस? दोबारा ध्यान दो बेटा, 1000 यूनिट हैं जिनका टोटल वैल्यू है 4 करोड़। तो सिंगल यूनिट का कितना वैल्यू होगा? आप इसको ऐसे समझो, अगर 10 आम 100 रुपए में आते हैं तो एक आम कितने का आएगा? कैसे निकालोगे? वैसे ही अगर 1000 यूनिट आती हैं 4 करोड़ में, तो एक यूनिट कितने की भी? तो जब हम 4 करोड़ को डिवाइड करेंगे 10,000 से, ठीक है, तो हमें आता है 4,000। कितना आता है? यानी 4,000 की एक यूनिट है। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आया? एक स्कीम है जिसका टोटल जो एयूएम है वो 4 करोड़ है, जिसके इस 4 करोड़ के एयूएम में 10,000 यूनिट है, ठीक है। अब ये 10,000 यूनिट को मैं अगर ये चेक करना चाहता हूँ कि सिंगल यूनिट कितनी की, तो मैंने एक सिंगल यूनिट निकालने के लिए 4 करोड़ को डिवाइड कर दिया 10,000 से, मुझे मिलता है 40,000। यानी ये मेरे एक सिंगल यूनिट का एनएवी है। अब मान लो इस 4 करोड़ में से मैंने 1 करोड़ डिविडेंड पे कर दिया। कितना पे करा? अब कितना पैसा बच जाएगा? 3 करोड़। अब 3 करोड़ के सामने यूनिट तो उतनी रहेंगी ना, 10,000। अब बताओ कितना प्राइस हो जाएगा पर यूनिट? 3 करोड़ को डिवाइड करेंगे हम लोग 10,000 से, कितना आ जाएगा गाइस? 30,000। अब ये बताओ, एनएवी डाउन हुई कि नहीं हुई? क्यों हुई? डिविडेंड पे किया और प्रिंसिपल लूज किया कंपनी ने। जब कोई भी कंपनी पैसा लूज करेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका एनएवी डाउन हो जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए इसी चीज को वो समझा रहा है, ठीक है, कि जब भी कोई एनएवी पे किया जाता है, तो डिविडेंड पे किया जाता है, तो एनएवी हमेशा डाउन हो जाती है। और ये जो रिड्यूस एनएवी होती है, इसमें क्या होता है कि जब तक डिविडेंड पे नहीं किया जाता, ठीक है, मतलब जैसे आपने डिविडेंड पे कर दिया, तो जो पुरानी एनएवी है, जैसे ये 40 के थी, इसको हम बोलेंगे एक्स एनएवी। क्या बोलेंगे? एक्स, ठीक है। और जो अभी डिविडेंड पे होने के बाद, ठीक है, जो एनएवी हो गई यानी 30 के, इसको हम क्या बोलेंगे? कम डिविडेंड एनएवी, यानी कमिंग डिविडेंड एनएवी। ये इतनी हो जाएगी,
क्लियर है? अब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन देती है कंपनी। उसमें क्या होता है, हाउएवर द इन्वेस्टर डज नॉट रिसीव द डिविडेंड इन हिज बैंक अकाउंट, द अमाउंट इज री इन्वेस्टेड इन द सेम स्कीम, एडिशनल यूनिट अलॉटेड। अब मान लो एग्जांपल के लिए कंपनी का आज का टोटल वैल्यू था 4 CR, ठीक है। 4 CR में कस्टमर इनके पास टोटल मान लेते हैं 1 लाख यूनिट थी। कितनी यूनिट थी? 1 लाख। तो सिंगल यूनिट की वैल्यू हो गई 400 रुपए, ठीक है। इन्होंने -1 CR का फंड दे दिया, तो उसके बाद एनएवी हो गई 300 रुपए। और इन्होंने अब इनका 300 रुपए का एक यूनिट हो गया इनका, पहले 400 रुपए पर यूनिट था, डिविडेंड पे करने के बाद 300 यूनिट हो गया। अब मान लो इन्हें किसी आदमी को 30,000 रुपए डिविडेंड देने, कितने देने? हमारा एक यूनिट कितने का है? 300। 30,000 देने के लिए मुझे कितने यूनिट देने पड़ेंगे? बोलो। 30,000 रुपए देने। 300 रुपए का एक यूनिट है, तो मुझे कितने यूनिट देने पड़ेंगे उसको कि उसको 30,000 रुपए मिल जाए? 100 यूनिट। तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, कस्टमर्स को पैसा ना देके 100 यूनिट अलॉट कर देंगी उसके अकाउंट में। अब अगर वो 100 यूनिट को बेचेगा तो 300 रुपए के रेट पे बिकेगा ना, 30,000 तो उसको वैसे भी मिल रहा है। पर कंपनियां क्या करती हैं, इसे री इन्वेस्ट कर देती हैं, क्या पता कस्टमर को पैसे की जरूरत ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर के अकाउंट में पैसे न डाल के कस्टमर के डीमेट अकाउंट में यूनिट को क्रेडिट कर देते हैं उतनी वैल्यू की जितना डिविडेंड देना है। अगर कस्टमर को पैसे की जरूरत होती है तो कस्टमर उसे सेल कर देता है, नहीं जरूरत होती तो उसका पैसा री इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? जैसे हमारे पेरेंट्स पहले क्या करते थे, मान लो किसी के पेरेंट्स ने 1 लाख रुपए की एफडी कराई। अब वो 2 साल के बाद मान लो बैंक के पास गया, 2 साल के बाद उन्होंने देखा 1 लाख की एफडी हो गई मान लो 1,15,000 की, ठीक है। अब उन्हें उन 15,000 रुपए जो इंटरेस्ट के मिले ऊपर के, इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या करते थे पेरेंट्स, 1,15,000 की पूरी नई एफडी बना देते थे। समझ में आया? यानी मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद गया तो मुझे बैंक ने बताया कि सर आपका 1 लाख रुपए अब 1,15,000 रुपए हो गया, क्योंकि उसमें 15,000 रुपए इंटरेस्ट जुड़ा है। अब आप बोलो आपको 1,15,000 पूरे वापस चाहिए, 15,000 चाहिए, क्या करना है? आप बोलते हो कि सर मुझे ना तो अभी प्रिंसिपल की जरूरत है, ना मेरे को तो इंटरेस्ट मिला उसकी जरूरत है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके पूरे पैसे को, यानी जो पुराना आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है उसको दोनों को जोड़ के नया प्रिंसिपल बन जाता है, और अब ये 1,15,000 की पूरे की एफडी हो जाएगी। क्लियर है? इसी को बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई ग्रोथ ऑप्शन का आएगा तो वहां पे कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ग्रोथ का ऑप्शन होगा तो उसमें डिविडेंड नहीं होगा। ग्रोथ के ऑप्शन में डिविडेंड क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो डिविडेंड जब भी आप देते हो तो आपकी ग्रोथ प्लस होती है माइनस हो जाती है? माइनस हो जाती है। अब अगर किसी फंड का काम ही ग्रोथ का है तो माइनस वाला फैक्टर लेगा ही नहीं, इसीलिए वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है। इसीलिए एनएवी जो होती है हमेशा उसके प्रॉफिट गेन्स के ऊपर डिपेंड होती है, यानी जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उतनी उसकी एनएवी बढ़ेगी, वो डिविडेंड का चक्कर ही नहीं पालते। क्लियर है? अब आ जाता है अलॉटमेंट ऑफ यूनिट टू द इन्वेस्टर, यानी जो भी अलॉटमेंट होता है यूनिट्स का वो इन्वेस्टर को कैसे किया जाता है। अब न्यू फंड ऑफर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि न्यू फंड ऑफर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए, मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि जब भी कोई एनएवी लॉन्च होगी तो कितने से लॉन्च होगी, 10 रुपए के हिसाब से होगी, ठीक है। तो इसमें अलॉटमेंट कैसे होगा, सिंपल सी बात है, अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, एनएवी 10 रुपए है, तो आपको कितनी यूनिट मिल जाएंगी,
100, यानी 100 यूनिट बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर है? बट अगर कोई ऑनगोइंग स्कीम है तो उसमें क्या होता है, जरूरी है उसमें 10 रुपए ही होगी ऑनगोइंग में, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो जितना अमाउंट होगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे। अब मान लो 10 के बदले 11 रुपए हो गया और मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, अब मुझे कितने अलॉट होंगे? पहले मेरे को 100 यूनिट मिल रहे थे ना, अब हो सकता है मेरे को कितने मिलेंगे अगर मेरा प्राइस 11 रुपए हो गया? बेटा 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, एनएवी 11 रुपए है, कितनी यूनिट मिलेंगी? बोलो। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो समथिंग समथिंग 909 यूनिट मिलेंगी। कितनी? पहले कितनी मिल रही थी? अब मान लेते हैं एनएवी कम हो गई, 10 के सामने हो गई 9, एनएवी गिर गई, दोबारा आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, अब आपको कितनी यूनिट मिलेंगी? मोटा मोटा 1111, ये दिख रहा है एडिशनल यूनिट मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि एनएवी डाउन हो गई। तो इसे बोलते हैं ऑनगोइंग ऑफर। क्लियर है? जो एनएवी भाई साहब उस पर खरीदो। ठीक है? क्लियर है गाइस? तीसरा हो गया राइट इशू। ये दोनों समझ में आ गया ना? न्यू फंड ऑफर आपने इसे एक शॉप की तरह समझो। ठीक है? कि जैसे एक शॉप पहली बार लॉन्च होती है तो जब पहली बार अपने प्रोडक्ट निकालती है तो उसको हम बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। और क्योंकि हमने हमेशा बोला कि जब भी आप कोई भी एनएफ लाओगे या कोई भी सिक्योरिटी को आप या कोई भी इक्विटी को मार्केट में लॉन्च करते हो तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए से स्टार्ट होती है, इसीलिए न्यू फंड ऑफर में फिक्स होता है। तो आपको अगर पता करना है कि न्यू फंड ऑफर में आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी, तो सीधा फंडा है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो आपको यूनिट पता चल जाएंगी। बट ऑनगोइंग ऑफर में आप आइडिया नहीं लगा सकते। रीजन बिंग, ऑनगोइंग ऑफर में क्या होता है कि जो आपका ये रहता है यूनिट्स होती हैं, इनके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो जो भी करंट एनएवी रहेगा उसके हिसाब से पूरा पूरा चलेगा। राइट इशू इन द, अब यहाँ पे समझ लो, इन अ राइट इशू द प्राइस एट विच द यूनिट्स आर ऑफर्ड इज क्लियर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है, divided by right price give the number of unit that investor has to bought। right issue का मतलब क्या हुआ? जहां पे आप एक फिक्स एनएवी बताते हो कि मैं इस एनएवी पे लॉन्च करने वाला हूं या इस एनएवी पे लाऊंगा, मान लो 90 रुपीज भी हो सकती है, 80, यानी जब आपको पहले से पता होता है कि ये 10 रुपए नहीं है, 10 से ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। क्लियर है? ये प्राइस कौन देता है? जिस टाइम पे स्कीम लॉन्च होती है। ठीक है? तो उसके बाद जब रीपर्चेज होते हैं उसके या कोई भी अदर उसमें जाते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो जब राइट इशू होता है तो राइट इशू में करंट एनईवी पे हम लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है? बोनस इशू, बोनस का नाम सुना है कहीं? बोनस क्या लगता है, फिक्स होता है या कम ज्यादा हो सकता है? किसी भी इंडस्ट्री का बोनस फिक्स होगा या कम ज्यादा हो सकता है? डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है? इसीलिए लिखा है इन द बोनस इशू, जब बोनस इशू होता है द इन्वेस्टर डज नॉट पे एनीथिंग, इन्वेस्टर कुछ पे नहीं करता। द फंड अलॉट न्यू यूनिट फॉर फ्री, यानी जब भी आपको बोनस आएगा आपको कोई पेमेंट नहीं होगा, आपके अकाउंट में यूनिट्स आ जाएंगी। ठीक है? अब मान लो आपको बता रहा है कि बोनस इशू है 1/3 का, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? अगर किसी के पास 3 यूनिट होल्ड है तो उसको 1 यूनिट नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? अब मान लो आपके पास 1000 यूनिट है, ठीक है, आपको पता करना है कि मेरे को बोनस में कितनी यूनिट मिलेंगी, तो कैसे पता करोगे?
रेशियो दे रखा है 1:3। आपके पास 1000 यूनिट है, तो आपको कैसे पता लगेगा मुझे बोनस यूनिट कितनी मिलेंगी? अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा गाइस? हाँ, अप्रोक्स 333 आ जाएगा। अब मैंने बताया 3 यूनिट अगर आपने होल्ड कर रखी है तो आपको 1 यूनिट बोनस मिलेगी, ठीक है। मैंने 1000 यूनिट होल्ड कर रखी है, तो अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 333 आ जाएगा। ये मेरी यूनिट्स हो जाएंगी। समझ में आया कैसे है ये? अगर यहाँ पे होता 1:2, यानी 2 यूनिट आपकी होल्ड होनी चाहिए तो आपको 1 यूनिट मिलेगी, तो इस केस में हम 1000 को डिवाइड कर देते, डिवाइड बाय 2, कितना आता? 500। तो हमारी 500 यूनिट हो जाती। क्लियर है? तो बोनस वाले केस में हमेशा ध्यान रखना, देखो डिविडेंड वाले केस में आपको यूनिट्स भी मिल सकती हैं, उसका अमाउंट भी मिल सकता है, बट बोनस वाले केस में हमेशा आपको यूनिट्स क्रेडिट होंगी। क्लियर है? क्लियर है गाइस? अब अकाउंट स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। देखो सबसे बड़ी चीज है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इवन आप अगर अपने बैंक में भी अकाउंट मेंटेन करते हो, ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ताकि आप अपने डेली बेस के या मंथली बेस के ट्रांजेक्शन चेक कर सको। पता है ना? बैंक स्टेटमेंट तो देखी होगी ना। तो जब हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है तो हमें स्टॉक की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मतलब स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि हमने कितने स्टॉक ले रखे हैं, क्या उनकी वैल्यू चल रही है, सब कुछ, है ना। तो इसे हम बोलते हैं मंथली अकाउंट स्टेटमेंट। तो म्यूचुअल फंड इश्यूज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ। ध्यान रखना, हर महीने मंथली स्टेटमेंट इशू होगी। क्लियर है? मंथली स्टेटमेंट। दूसरा होता है अकाउंट एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट, इसका मतलब सालाना स्टेटमेंट। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? द म्यूचुअल फंड प्रोवाइड द अकाउंट स्टेटमेंट। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है अकाउंट स्टेटमेंट आपको, यानी यूनिट होल्डर्स को, हु हैव नॉट ट्रांजेक्टेड, जिन्होंने ट्रांजेक्ट नहीं करा लास्ट 6 मंथ में कुछ भी। यानी अगर आप 6 महीने, पिछले 6 महीने में आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, मान लो आज आपने अपना अकाउंट खोला डीमेट, आपने आज इस महीने ट्रांजेक्शन करा, कुछ यूनिट परचेस कर ली, अगले महीने से आप इनएक्टिव हो गया, आपने ट्रांजेक्शन करना ही बंद कर दिया, उस केस में आपको एनुअल स्टेटमेंट भेजी जाएगी। क्लियर है? ठीक है? क्लियर है? कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया? कंसोलिडेटेड वर्ड सुना है किसी ने? इसका सिंपल मतलब कुछ नहीं होता, ये आपकी मंथली स्टेटमेंट ही होती है। बस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में ये ध्यान रखना, ये हर महीने की 10 तारीख से पहले मिल जाती है आपको। कब मिलती है? 10 तारीख से पहले। और जनरली ये इंडेक्स शेयर करता है, यानी जैसे एनएससी बीएससी जहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो वो इंडेक्स भी आपको शेयर करेगा। हाँ, तो जिस कंपनी का आपने डीमेट अकाउंट खोल रखा होगा ना, वो तो आपको देगी, बट आपने उसके अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है एनएससी या बीएससी, तो आपके पैन के बिहाफ पे आपको भेजते हैं। किसके बिहाफ पे? पैन नंबर के हिसाब से, कि पैन नंबर में मान लो आपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज में भी अकाउंट खोला हुआ है, उन्हें इससे मतलब नहीं है। आपने अलग अलग बैंकों में एसआईपी भी करा रखी है, डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में, उन्हें इससे मतलब नहीं है। आपके पैन नंबर में जितनी भी इक्विटी लिंक होंगी, जितनी भी स्कीम लिंक होंगी, और जो सेम इक्विटी मार्केट, सेम इंडेक्स मार्केट की होंगी, उन सबका स्टेटमेंट आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो मान लो आपने जितना एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, एनएससी आपको स्टेटमेंट भेजेगा, जितना बीएससी में कर रखा होगा, बीएससी आपको स्टेटमेंट भेजेगा। क्लियर है? अब जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन भरते हैं, सेम इसमें ही बता रखा कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम के लिए एप्लीकेशन भरते हो तो कैसे करते हो। अब गाइस ये ना थोड़ा यहाँ पे कुछ भी आपका सब्जेक्टिव जैसा नहीं है,
सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके प्रोसेस को यानी फॉर्म फिलिंग को कैसे करोगे। तो पहले आपको देखना है कि डायरेक्ट प्लान ले रहे हो या रेगुलर प्लान ले रहे हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट प्लान ले रहे हो तो आपको क्या डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है? नहीं। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना। बट रेगुलर प्लान में आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर की सबसे बड़ी पहचान क्या होता है? एआरएन यानी एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आप रेगुलर प्लान ले रहे हो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू तो उसका एआरएन नंबर मेंशन होना चाहिए, यानी कल की डेट में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो और कोई कस्टमर आपसे रेगुलर प्लान परचेज करता है तो जब तक आपका एआरएन मेंशन नहीं होगा उसके फॉर्म पे तब तक वो फॉर्म कंप्लीट नहीं है। ठीक है। दूसरा, यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैन हैव अप टू 3 ईयर, मतलब आप समझो कि म्यूचुअल फंड जैसे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसे कौन होल्ड कर सकता है। तो यहीं पे वो बता रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैन हैव अप टू 3 होल्डर्स, यानी आप 3 लोग मिलके पार्टनरशिप में यूनिट परचेज कर सकते हो। मान लो मैं हूं, प्रेम है और मयूर है, हम तीनों ने सोचा हम तीनों के पास 10-10 हजार रुपए पड़े हैं। ठीक है, तो हम तीनों ज्वाइंट लेवल पे किसी भी स्कीम में परचेज कर सकते हैं तीनों मिलके। क्लियर? बट ध्यान रखना इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्राइमरी अकाउंट होल्डर कौन होगा। जो भी प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा, जैसे मान लो कि प्रेम का डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, मेरा डीमेट अकाउंट नहीं है, मयूर का डीमेट अकाउंट नहीं है, अब मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, मयूर को भी करना है, प्रेम को भी करना है, अकाउंट प्रेम का खुला हुआ है, तो मैं जाऊंगा प्रेम के पास, मयूर आएगा प्रेम के पास, हम तीनों मिलकर डीमेट कंपनी में जाएंगे, वो लोग हमारी केवाईसी करेंगे, अकाउंट ऑलरेडी ओपन है प्रेम का, तो वो हमारा दोबारा अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तीनों को एक ज्वाइंट स्कीम क्रिएट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करा देंगे। ठीक है। अगर माइनर को इन्वेस्टमेंट करना है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था तो गार्जियन के साथ करना पड़ेगा, तो केवाईसी किसकी लगेगी? गार्जियन की। क्लियर है? फिर वही मैंने आपको बताया केवाईसी क्या हुआ, नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर का सिंपल सा मतलब हो जाता है, ठीक है, कि आप जैसे बैंक के पास जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या प्रूफ है, आईडी प्रूफ क्या क्या है आपके पास बैंक को दिखाने के लिए? आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, है ना। एड्रेस प्रूफ क्या क्या है हमारे पास? पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ है। पैन कार्ड, पैन कार्ड है। पैन कार्ड कैसे है एड्रेस प्रूफ? ठीक है, तो पैन कार्ड जो है एड्रेस प्रूफ जो है ना, ठीक है, वो नहीं है। कुछ जगह पे पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ माना जाता है, ध्यान रखना, कुछ जगहों पे, बट वो तब जब पैन की इशूइंग डेट 6 महीने के अंदर अंदर की हो। जैसे मान लो मयूर तुम्हें कितने टाइम पहले पैन कार्ड मिला था? तो आपका पैन 1.5 साल पुराना हो चुका है, बट अगर किसी कस्टमर को पैन कार्ड 6 महीने के अंदर अंदर मिला है, पिछले 6 महीने के अंदर अंदर, तो आपने अगर नोटिस किया होगा जब आपको पैन कार्ड आया होगा तो उसके साथ एक लेटर भी आता है, उस लेटर पे आपका एड्रेस लिखा हुआ रहता है। वो लेटर विद पैन कार्ड एप्लीकेबल है एज अ एड्रेस प्रूफ, बट कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में, और सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद अगर आप उसी प्रूफ को उसी जगह दिखाओगे जो पहले एक्सेप्ट कर रहे थे अब नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब सबसे मेन आ जाता है इसमें, आपसे भले ही क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो ये वर्ड आपको बहुत मिलेगा, फटका, FATCA। ये शॉर्ट में हम फटका बोल देते हैं पर फटका नाम नहीं है इसका, एक्चुअल में इसका नाम है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। क्या है? कंप्लायंस एक्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आपको, अगर आप उसमें से मान लो कि मैंने आपको बताया था ना कि आप NRI हो, क्या हो? NRI हो, या दूसरा मैंने एक वर्ड बताया था, आप NRI नहीं होते तो क्या होते हैं दूसरा? PIO, पॉइंट ऑफ ओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है,
तो अगर आप इस तरह के कोई इन्वेस्टर हो तो आपको एक फटका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फटका डिक्लेरेशन में मोटा मोटा ये लिखा हुआ होता है कि जो भी पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज पर द कंप्लायंस एंड लॉ, जैसे अगर कोई एनआरआई वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, जिस कंट्री में बैठा, मान लो अमेरिका बैठा है, अब वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो एक फटका डिक्लेरेशन देगा जिसमें लिखा होगा कि मैं सारे लॉज एंड कंप्लायंस को फॉलो करके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जेन्युइन है। वो खुद से डिक्लेरेशन दे रहा है एक। अब मान लो कोई लोकल का कस्टमर है, इंडिया का कस्टमर है, वो अचानक से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, सेबी उससे पूछती है बताओ सर आपके पास फंड कहाँ से आया, या इनकम टैक्स कल पूछती है आपका फंड कहाँ से आया। तो कोई आदमी डोमेस्टिक में है तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं ना इजीली, बट एक आदमी अमेरिका में बैठा हुआ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको कैसे वेरीफाई करोगे आप? एक मिनट आ गई। तो ध्यान रखना गाइस, अगर कोई पीआईओ है या एनआरआई है या उसका कोई भी फंड आ रहा है जिसका फॉरेन से कोई भी लिंक है, तो उस केस में आपको फटका डिक्लेरेशन लेना है। टीसीए बोलते हैं हम इसको, ठीक है, या कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं, सीआरएस। ये साथ में आता है, फटका एंड सीआरएस का मतलब क्या हुआ कि फटका और बाकी चीजों को लेके आप एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब आपने वर्ल्ड वाइड एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया। क्लियर है? क्लियर है गाइस? ये ध्यान रखना, ये बैंकिंग में आता है। देखो अब इसके बाद के जितने चैप्टर है ना, ये जनरली क्या होता है ना कि ये आपके एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से है, ठीक है, कि आपको बैंक अकाउंट डिटेल देने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट डिटेल में आपको क्या देना है, आईएफएससी कोड, माइकर कोड कहां से मिलेगा आपको, चेक पे होता है, ठीक है, चेक पे माइकर कोड होता है, ठीक है। आईएफएससी कोड आपका यानी कौन सी ब्रांच का अकाउंट है, कौन से बैंक का अकाउंट है, उससे वो पता चलता है। अकाउंट नंबर देना है और टाइप ऑफ अकाउंट कैसा है आपका, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। फिर इन्वेस्टमेंट डिटेल देनी है आपको, ठीक है, कि स्कीम कैसे लेना चाह रहे हो, प्लान कौन सा लेना है, पे आउट का ऑप्शन आपको क्या रखना है, यानी क्लोज ओपन रखना है या इंटरवल रखना है। फिर नॉमिनी, नॉमिनी कितने रख सकते हैं हम लोग, कितने बताए थे मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप पार्टनरशिप में डीमेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ज्वाइंटली बाय 3 कर सकते हो, और वैसे ही आप नॉमिनी भी 3 रख सकते हो, ठीक है। फिर यूनिट होल्डिंग का ऑप्शन, यानी आपको जो होल्डिंग रखनी है वो कैसे रखनी है। तो पहले ऑप्शन होता था कि फिजिकल, यानी शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे हम इसको, क्या बोलते थे, शेयर सर्टिफिकेट। जैसे एफडी का वो आपके रिसिप्ट होती है ना पापा के पास, आपने देखा होगा, देखा होगा ना, एफडी की रिसिप्ट होती है। तो पहले जब शेयर खरीदे जाते थे तब फिजिकल फॉर्म भी मिल जाते थे उसके, फिजिकल सर्टिफिकेट बोलते थे हम उसे। बट अब फिजिकल जो है वो फिजिकल सर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब सारा का सारा आपको डीमेट के जो होल्डिंग मिलेगा वो आपको इलेक्ट्रॉनिक या डीमेट मोड पे मिलेगा। डीमेट मोड यानी होल्डिंग आपके अकाउंट में होंगी इलेक्ट्रॉनिकली। क्लियर है? और जिनके पास आज की डेट में फिजिकल है भी, वो लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? कन्वर्ट। कैसे करवाते हैं? अपनी एमसी के पास जाते हैं, शेयर सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं और वो डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? और थियोरेटिकल पर्पज से फिजिकल मोड है। फिर मिनिमम स्कीम आपको कहां पे पता चलेगा, तो हमेशा ध्यान रखना, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। अब लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हर बार वहां अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कर देते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म कर देते हैं। यानी जब आप डीमेट परचेज करें तो आप कोई ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि फ्रॉम विच डॉक्यूमेंट यू विल गेट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इस स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम आप कर सकते हो, आपको कहां से पता चलेगा। तो ये आपको पता चलेगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट,
या KIM से। KIM हमेशा अटैच होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन लिखा है KIM फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म तो सही है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है और कहीं पे KIM यूज ही नहीं करा तो तब जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म करोगे। जैसे समझो आपको पूछा गया मिनिमम चार्ज कहां पर है, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी ICICI की स्कीम बताई, उसमें दिखाया था उन्होंने 1000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट बोलेगा, तो पहले लिखा होगा अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको किम, ठीक है। तो इन दोनों में से सही आंसर क्या होगा, अकाउंट फॉर्म या किम? किम, ठीक है। अगर SID दे रखा है तो SID भी सही ऑप्शन है, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दे रखा है विद किम, किसके, किम के साथ, ठीक है, तो भी एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद म्यूचुअल फंड, इनिशियल मतलब ये नॉर्मल है कि आप क्या क्या करते हो, इनिशियल परचेज करते हो जब आप स्टार्टिंग में कुछ भी परचेज करते हो। एडिशनल परचेज यानी आपने एक बार कुछ बोरोइंग कर ली उसके बाद एडिशनली कुछ ले रहे हो। रीपरचेज रिडेम्पशन क्या मतलब क्या हुआ, या तो आप किसी भी चीज को दोबारा परचेज कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपका कोई स्कीम मैच्योर हुआ, आपने उसी स्कीम को दोबारा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने स्कीम मान लो 3 साल के लिए इन्वेस्ट करी, आज 3 साल पूरे हो गए, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट ले लो या उसी को री इन्वेस्ट कर दो। समझ में आया? दोबारा से इन्वेस्ट कर दो पैसे को। तो रिडम्पशन का मतलब है या तो आप पैसा विड्रॉ कर लो, रीपरचेज यानी उसी को दोबारा कर दो। स्विच मतलब होता है एक स्कीम से लेकर दूसरी स्कीम में स्विच करना। मान लो आप पहले एक स्कीम में थे, स्कीम 1, अब आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, ये स्कीम आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पा रही है, आप स्कीम 2 में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं स्विचिंग। तो ये बेसिकली 4 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना। म्यूचुअल फंड में सिर्फ ये 4 ट्रांजेक्शन होते हैं, इसी का वो पैसा लेते हैं आपसे, जो ट्रांजेक्शन चार्ज लिए जाते हैं वो इन चारों ट्रांजेक्शन के ही लिए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर सीधा वही बता दिया नॉमिनेशन कैसे होगा, 3 नॉमिनीज के उसमें होगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, दूसरा नॉमिनेशन चेंज भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है। क्लियर है गाइस? प्लेज, ये लेन मार्क कराना, ये ध्यान रखना, लेन मार्क करना या प्लेज करने का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बोला था, आपको लोन चाहिए अपने इक्विटी स्कीम के ऊपर, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, अचानक से आपको पैसों की जरूरत हुई, तो आप क्या करते हो, अपनी स्कीम को बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास प्लेज यानी गिरवी रखना या लेन मार्क करवा देते हो। तो जैसे ही आप लेन मार्क कराओगे, इसमें प्लेज कराओगे यानी बैंक के पास गिरवी रखोगे, तो आपकी जो होल्डिंग होगी उनके ऊपर एक लियन मार्क हो जाएगा, जैसे आपने ICICI बैंक को दिया तो वहां पे आपको ICICI बैंक लियन में दिखने लगेगा। और जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे, ठीक है, तब तक आप इन होल्डिंग्स को बेच नहीं पाओगे, क्योंकि बेचोगे तो जैसे ही मार्केट में आप बेचने जाओगे तो वहां दिख जाएगा इसके ऊपर तो लियन मार्क है ICICI बैंक का, तो आपसे बोला जाएगा भाई इसकी NOC ला के दो। बैंक आपको NOC कब देगा, जब आप बैंक के वापस कर दोगे पैसे। तो जब तक आपने लियन या प्लेज कर रखा है तब तक आप अपनी यूनिट्स को बेच ही नहीं सकते। तो आपको एक क्वेश्चन हर बार आता है, कैन वी सेल द यूनिट्स अंडर प्लेज, कोई यूनिट अगर प्लेज हो रखी है तो क्या हम उसे बेच सकते हैं? बोलो भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर डीमेट अकाउंट मैंने आपको बता दिया जैसे, ठीक है, कि जहां पे अपनी डीमेट्स की आप होल्डिंग रखते हैं, ठीक है, जैसे ICICI डायरेक्ट एक डीमेट अकाउंट है, ठीक है, अपने रैली इसका SDFC का अपना डीमेट है, कोटक का अपना डीमेट हाउस है, तो किसी भी डीमेट हाउस के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं और उसी में आपकी सारी होल्डिंग्स को स्टॉक किया जाता है, ठीक है, आपकी कस्टडी वहां पे होती है, आपको सारी यूनिट्स वहां दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है? अब चेंज इन फोलियो डिटेल्स, ठीक है, आपको कुछ भी चेंज करनी है, कोई भी अकाउंट डिटेल चेक करना है, ठीक है, आपको कोई भी और चीजें चेंज करनी है, मान लो आपने म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद जाके आपको कोई भी चेंज कराना है तो आप चेंजेस करा सकते हो, वहां पर जाओगे, आपका रिक्वेस्ट फॉर्म लोगे और चेंज के लिए रिक्वेस्ट डाल दोगे, आपको मोबाइल नंबर चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज कराना है, बैंक अकाउंट नंबर पहले कोई था अब कोई और कराना है, पहले आपका ICICI में अकाउंट था मान लो,
अब आपका HDFC में अकाउंट खोल दिया आपने, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका चेंज इन, मतलब ये जो भी रिक्वेस्ट होंगी आप रिक्वेस्ट फॉर्म भर के अप्लाई करके चेंजेस करा सकते हो, ठीक है। लास्ट हो जाता है ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट। ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग यूनिट फ्रॉम वन पर्सन टू रिसीव, ठीक है। सिंपल सा ट्रांसमिशन का मतलब समझो कि यहाँ पे जहां पे आ गया डेथ, यानी मान लो किसी के पापा के नाम पे यूनिट्स थे, उन्होंने अपने बेटे को नॉमिनी रखा हुआ था, पापा एक्सपायर कर गए, तो यूनिट किसके नाम पे ट्रांसफॉर्म होंगी? बेटे के नाम पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट, कि नॉमिनी को ट्रांसफर करना है यूनिट्स को, ठीक है। अब सिंपल है कि अगर आपको कोई भी डीमेट परचेज करना है तो आप किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट मैकेनिज्म क्या है? इंटरनेट बैंकिंग जानते हो, उसके थ्रू कर सकते हो। ईसीएस यानी मंथली आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। यूपीआई जैसे आजकल हम कर रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे, सब में हमारी यूपीआई आईडी है। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यानी वेबसाइट में जाके आपने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। यूटिलिटी प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड के यूटिलिटी प्लेटफॉर्म कौन से हो गए? जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये है यूटिलिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये अपने आप में कोई एएमसी नहीं है ग्रोथ, ये जो ग्रो करके है ये कोई एएमसी नहीं है, ये एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप परचेज कर सकते हो। क्लियर है? यानी आप कोटक के साइट पे जाओगे तो भी आपको स्कीम दिखेगी, आप यहाँ आ रहे हो यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन दिए हैं। फिर डिमांड ड्राफ्ट चेक के थ्रू कर सकते हो, ई वॉलेट जैसे आपका गूगल पे ये सब हो गया, इसके थ्रू कर सकते हो, कार्ड पेमेंट कर सकते हो, या वन टाइम मैंडेट। वन टाइम मैंडेट का मतलब एक बार आप फॉर्म पे, मैंडेट फॉर्म पे साइन करके दे देते हो कि मेरे अकाउंट से आप इतना इतना पैसा डेबिट करते रहे ना, उसको मैंडेट बोलते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर करोगे आपके बिना सिग्नेचर के आपके अकाउंट से पैसा डेबिट किया जाएगा और आपकी यूनिट परचेज हो जाएंगी, ठीक है। अब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यानी सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, यानी जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एसआईपी एसआईपी एसआईपी, क्या होता है? एसआईपी मतलब हो गया फिक्स अमाउंट, यानी आप एक अमाउंट फिक्स करते हो और फिक्स इंटरवल, फिक्स टाइम, ठीक है। आपने बोला कि मैं हर महीने 500 रुपए जमा करूंगा 3 साल तक, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी अमाउंट फिक्स है, टाइम फिक्स है। आपने क्या बोला? मैं हर महीने 500 रुपए जमा करूंगा 3 साल तक। समझ में आया? तो ये आपका हो गया सिस्टमेटिक। सेम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कौन से हो गए? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन इंटरवल प्लान होते हैं, वैसे विड्रॉल प्लान होते हैं कि कस्टमर को बताया था कि सर 1 से लेकर 3 साल तक आप पैसा जमा करोगे, चौथे साल में आपको 20% मिल जाएगा, पांचवें साल में 20, छठे साल में 20, ऐसे करके आपको इतने इतने टाइम में पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी जैसे जमा हो रहा है वैसे विड्रॉ का भी आप सर्टेन पीरियड करते हो। ट्रांसफर प्लान का क्या होता है? मतलब कि जब आपका किसी एग्जिस्टिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा एक पर्टिकुलर पीरियड में दूसरी स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। समझ में आ रहा है? यानी आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जा रहे हो, पर धीरे धीरे जा रहे हो। समझ में आया? एक साथ ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। स्विच मतलब हो गया आपने पूरी की पूरी एक स्कीम से सारा का सारा रिडीम किया और दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? समझो गाइस, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का मतलब हुआ कि आपका एक स्कीम में पैसा इन्वेस्टेड है, उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकलता है और दूसरी स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता है। स्विच मतलब हो गया आपने एक साथ अपनी सारी स्कीम सेल करी और दूसरी स्कीम में चले गए। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? डिविडेंड ट्रांसफर प्लान का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि डिविडेंड के केस में आपको अमाउंट भी मिलती है और स्टॉक यूनिट भी मिल सकती है ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफर हुई, आपने उस अमाउंट से यूनिट परचेज नहीं करी, आपने दूसरी स्कीम की यूनिट परचेज कर ली। यानी आपके पास स्कीम 1 है, उसने आपको डिविडेंड दिया 20,000 रुपए एक साल का, ठीक है। आपने वो 20,000 रुपए स्कीम 1 पे दोबारा इन्वेस्ट नहीं करा, आपने स्कीम 2 पे इन्वेस्ट किया। यानी आपका मान लो स्कीम 1 में इन्वेस्टेड था 1 लाख रुपया, ठीक है।
1 लाख के सामने आपको 1 साल का डिविडेंड आया 20,000 रुपए, आपने 20,000 रुपए अगर दोबारा यहाँ इन्वेस्ट करते तो आपकी वैल्यू हो जाती 1.2, पर आपने वो नहीं करा। समझ रहे हो? आप समझो, अभी तक क्या होता था डिविडेंड ट्रांसफर प्लान में, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए स्कीम 1 में, ठीक है, अब आपको 1 साल के बाद 20,000 रुपए इन्वेस्ट हुए। अब अगर आप ये 20,000 रुपए का डिविडेंड जो आपको मिला है, आप इसे दोबारा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे सेम स्कीम में, तो आपकी वैल्यू 1.2 हो जाएगी ना। बट अगर किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर दोगे तो अब कैसे दिखेगा, स्कीम 1 में 1 लाख, स्कीम 2 में 20,000, इसे बोलते हैं डिविडेंड ट्रांसफर प्लान। ठीक है, फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया क्या क्या लगते हैं। माइनर्स के केस में मैंडेट का लगेगा, ठीक है, सारा ये मैं केवाईसी आपको सारा कुछ क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, पैन कार्ड क्या होता है, एड्रेस प्रूफ क्या होता है, ये क्या क्या लगते हैं। अच्छा, यूटिलिटी बिल ध्यान रखना, यूटिलिटी बिल बोलते हैं हम लोग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब गवर्नमेंट इशू करती है ना बिल इनके। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन यूज करती है, गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट। वाटर बिल गवर्नमेंट, है ना। प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट, यानी ऐसे बिल्स जो गवर्नमेंट आपसे रेज कर रही है। ठीक है, अभी दूध का बिल आया, दूध के बिल को हम यूटिलिटी बिल मानेंगे? बोलो गाइस, आपका दुकानदार जो दूध वाला है, डेयरी वाला, उसने आपको बिल दे दिया, क्या वो एक्सेप्टेबल है एज एड्रेस प्रूफ, ये केवाईसी? क्योंकि प्राइवेट एंटिटी ने दिया है। ठीक है, एमसीक्यू आया था, फटाफट देख लेते हैं। पहला है, what is the term is used to describe the net asset value of scheme after dividend is paid? जब स्कीम का डिविडेंड पे किया जाता है तो कौन सी टर्म यूज की जाती है नेट एसेट वैल्यू को बोलने के लिए? नेट एसेट वैल्यू डिविडेंड पे करने के बाद क्या बोली जाती है? एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, लोअर एनएवी, डिविडेंड एनएवी। क्लियर है? यानी कोई डिविडेंड, ठीक है, पे आउट हो गया, ठीक है, आफ्टर पे आउट जो भी उसकी एनएवी आज की थी वो पूरा नहीं हो चुकी है। जैसे मैंने बताया ना, बिफोर डिविडेंड हो सकता है 40,000 हो, आफ्टर डिविडेंड 30,000 हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स और इसको बोलेंगे कमिंग, CUMM। समझ में आया? इसलिए एक्स डिविडेंड। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, एट व्हाट प्राइस आर द बोनस यूनिट इशू टू द यूनिट होल्डर? कौन सी प्राइस पे, ठीक है, बोनस यूनिट होल्डर को मिलते हैं? तो पहला दिया ऑप्शन, द प्राइस इज डिसाइडेड बाय एएमसी, ठीक है, कंसल्ट करते हैं ट्रस्टीज के साथ। दूसरा, द बोनस यूनिट आर अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। या तीसरा, एट प्रिविलिंग एनएवी, यानी जो एनएवी अभी चल रही है उसी एनएवी पे दी जाती है। यानी इनकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, फ्री होती है, इनका कोई चार्ज नहीं है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो एनएवी चल रही होगी ना, ये समझ रहे हो, जो बोनस पार्ट होता है ना, ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, कभी भी जो बोनस है वो एएमसी डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। दूसरा, प्रिविलिंग एनएवी यानी पुरानी एनएवी जो चली आ रही है वो नहीं, ठीक है। एट द प्रिविलिंग एनएवी, ये एट द प्रिविलिंग एनएवी डिवाइडेड बाय बोनस रेशियो, इसका भी कोई सेंस नहीं है। बोनस मैंने आपको सीधा कैसे बताया था, 1:3 अगर होगा, आपके पास 3 यूनिट होनी चाहिए, आपको 1 यूनिट मिल जाएगी। क्या इसमें कोई चार्ज लिया उन्होंने आपसे? समझ रहे हो? आपको जब डिविडेंड मिला 20,000 का, ठीक है, अगर आप उसको रीपर्चेज में डालोगे तो आपको चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे ना। एंट्री चार्ज करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन चार्ज करना पड़ेगा। एंट्री चार्ज तो अब बंद हो गया, पर ट्रांजेक्शन चार्ज हो गया, ठीक है, होल्डिंग हो गया, सब चार्जेस लगेंगे ना कुछ ना कुछ। आप नया परचेज कर रहे हो, कुछ तो चार्जेस लगेंगे आपको। बट बोनस के केस में कभी भी चार्जेस नहीं होते, इसीलिए बोला गया है एट व्हाट प्राइस, यानी किस प्राइस पे बोनस इशू किए जाते हैं। बोनस किसी प्राइस पे इशू नहीं थे, बोनस फ्री होते हैं। ठीक है, अब अंडर द सेबी गाइडलाइंस, एनएफओ अदर देन ELSS कैन रिमेन ओपन
फॉर मैक्सिमम ऑफ 15 डेज, यानी ईएलएसएस के अलावा कोई भी एनएफओ होगा वो 15 दिन तक ओपन रह सकता है। ट्रू है या फॉल्स है? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद whose KYC need to be completed in case of an application, मतलब एप्लीकेशन अगर एप्लीकेंट हमारा माइनर है तो किसकी केवाईसी ली जाएगी? माइनर की, किसी फैमिली मेंबर की या गार्जियन की, या केवाईसी रिक्वायर्ड ही नहीं होगी? गार्जियन। ठीक है। फिर आ जाता है whose KYC need to be completed in case of applicant is minor। अच्छा सॉरी, वो क्वेश्चन एग्जांपल वो आंसर था उसका। हाउ मेनी मैक्सिमम बैंक कैन रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर रजिस्टर फॉर अ म्यूचुअल फंड? कितने बैंक्स को रजिस्टर कर सकता है? कितने बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकता है वो? एक आदमी कितने बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकता है? 5। ये रह गया था आप लोग को बताना, अकाउंट जब हम पढ़ रहे थे ना उसमें पॉइंट बताना रह गया था। ध्यान रखना, एक आदमी मैक्सिमम 5 अकाउंट एक ही डीमेट अकाउंट के साथ लिंक कर सकता है। ठीक है, एक बार इसको समझ लो अकाउंट की जरूरत क्या होती है। देखो डीमेट जो होता है ना बेसिकली आपकी होल्डिंग रखता है। जैसे मान लो आपका बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई में, ठीक है, और कोटक में आपने डीमेट अकाउंट खोला हुआ है। कहाँ खोला है? तो होता क्या है, जैसे आज जब डीमेट अकाउंट है इसमें हमेशा यूनिट्स होती हैं, इसमें कभी भी पैसा होल्ड नहीं होता। ठीक है, पैसा होल्ड होता है आपके सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो जब सेविंग अकाउंट से हमें मान लो अगर मुझे आज कोई परचेज करना है तो मुझे डीमेट अकाउंट में पैसे चाहिए होंगे परचेज करने के लिए, तो हम सेविंग अकाउंट से डीमेट में पहले ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डीमेट में। जब वो डीमेट में ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद हम यूनिट परचेज करते हैं। तो ऐसे ऐसे हम 5 अकाउंट लिंक कर सकते हैं। मान लो मेरा कोटक के साथ डीमेट है, मैं 5 अकाउंट लिंक कर सकता हूं इसके साथ। ठीक है, मैंने आईसीआईसीआई भी कर दिया, एचडीएफसी भी कर दिया, एसबीआई भी कर दिया, पीएनबी भी कर दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी। अब मान लो आज मुझे स्टॉक परचेज करने हैं, मेरे आईसीआईसीआई में पैसे पड़े हैं तो मैं वहां से ट्रांसफर कर लूंगा। किसी दिन मेरे एसबीआई में पड़े हैं मैं वहां से ट्रांसफर कर लूंगा। क्लियर है? इस हिसाब से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बट केवाईसी से रिलेटेड आएंगे। देखो इसमें मेन मेन क्वेश्चन आप समझ लो जो आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। एक्स डिविडेंड वाला इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन कम मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इस तरह का भी क्वेश्चन कम आता है। एनएफओ, हाँ ये जो माइनर वाला ना, कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, माइनर पे या उसकी केवाईसी पे। और एक बात ध्यान रखना, मान लो मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मैं नॉर्मल एक इन्वेस्टर हूं, पैन कार्ड नहीं है, तो मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं बिना पैन कार्ड के एक साल में? यानी 1 FI एक फाइनेंशियल ईयर में मैं मैक्सिमम कितना पैसा कैश में इन्वेस्ट कर सकता हूं विदाउट पैन? गाइस ध्यान रखना, 50,000 रुपए। अगर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो मैं एक साल में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब मान लो किसी आदमी ने एसआईपी करा ली, ठीक है, उसने 3,000 रुपए की एसआईपी कराई, 12 महीने में उसके 36,000 रुपए जमा हो गए। अब उसे कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और पैसे पड़े उसके पास, तो अब पैन कार्ड है नहीं उसके पास, तो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है वो? और 14,000। ये ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता पता है कि कस्टमर का जो पैन कार्ड है वो कंपलसरी कब है, या कितने अमाउंट तक बिना पैन कार्ड के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वहां पे लिखा होगा 50K और दूसरा ऑप्शन दिया होगा 50K इंक्लूडिंग एसआईपी। 50K या 50K इंक्लूडिंग एसआईपी? आप बिना पैन कार्ड के 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो या 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी को मिला के? नहीं, एसआईपी को मिला के 50,000, ये जोड़े ना हमने। एसआईपी इंक्लूड करके 50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
यानी कोई कस्टमर 40-50 हजार रुपए एक साथ लेके आया, उसने कहा जी मेरे को तो पैन कार्ड है नहीं, मेरे को 50 हजार, मतलब मेरे को लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं बोलूंगा सर लाख रुपए तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आना ही आना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कस्टमर आ गया 1 लाख रुपए लेके कि मेरे को विदाउट पैन कार्ड, ठीक है, इन्वेस्ट करना है, मैं बोलूंगा सर 50 हजार से ऊपर तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। आपने बोला ठीक है 50 हजार कर दो, फिर मैं बोलूंगा सर आपकी कोई एसआईपी चल रही है पहले से, आप बोलोगे हाँ चल रही है मेरी एसआईपी, मैंने बोला कितने की चल रही है सर, आपने बोला हाँ 12 महीने हो गए, 2 हजार की एसआईपी है मेरी। ठीक है, मैंने कहा सर 24 हजार तो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आपने बोला क्या हो गया फिर, 24 ही तो करे, 50 कर सकता हूँ ना मैं बिना पैन कार्ड। तब मैं बताऊंगा नहीं सर ये 24 के अलावा जितना पैसा बचा है 50 हजार होने में, आप उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब आने कस्टमर जो है मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 26 हजार रुपए। ठीक है, क्लियर है, बस ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन आना ही आना है आपका। ठीक है गाइस, इसके साथ ये हो गया चैप्टर खत्म, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है चलो, ओके गाइस, थैंक यू फॉर टाइम।